बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संचयन भाग 2 के तीसरे पाठ का रिवीजन कराने चल रही हूँ। तीसरा पाठ जो है वो है टोपी शुक्ला। ये राही मासूम रज़ा की लिखी हुई कहानी है। राही मासूम रज़ा जो हैं वो सुंदर नाटकों उपन्यासों के महारत हासिल एक रचनाकार हैं, लेखक हैं, जिन्होंने टोपी शुक्ला उपन्यास के इस अंश को टोपी नामक पात्र द्वारा, जो इस कहानी का मुख्य अंश है, उसके द्वारा इस कहानी की रचना की है। इस कहानी में बाल मन के भाव को लिखा गया है कि बालक, बच्चा जो होता है, वो अपनेपन को ढूंढते हुए किस तरह से परेशान रहता है। जहाँ उसे अपनत्व की भावना मिलती है, जहाँ उसे अपनत्व प्रेम मिलता है, वो उसी का हो जाता है। बच्चे का मन न तो जाति जानता है, न बिरादरी जानता है, न संप्रदाय जानता है। वो तो सिर्फ एक भाषा जानता है, प्रेम की भाषा। और उस प्रेम की भाषा में टोपी शुक्ला को इफ़न नाम के अपने एक मुस्लिम मित्र से इतनी मित्रता होती है कि जो अपनापन उसने इफ़न के घर में पाया वो उसे कहीं नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसे अपने घर में भी नहीं मिलता। अपनी माँ, अपनी दादी से भी वो प्रेम नहीं मिलता। कथाकार ने इस पात्र को विशेष रूप से, कहानी जो है इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। मुख्य पात्र के रूप में इसमें टोपी और इफ़न है। टोपी शुक्ला के इर्द गिर्द सारी कहानी घूम रही है। उसमें एक बच्चे में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और उस बच्चे को समाज में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसका बिल्कुल साक्षात रूप यहाँ दिखाया गया है टोपी नामक पात्र के द्वारा, टोपी शुक्ला में। अब इस उपन्यास का जो अंश है, टोपी शुक्ला पात्र, उसके बचपन का सजीव चित्रण यहाँ किया गया है, जिसके लिए प्रेम और अपनेपन की भावना ही सब कुछ है। उसे जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ वो जाति, रहन सहन, खान पान, रीत रिवाज, सामाजिक हैसियत का उसके लिए कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इफ़न और टोपी की मित्रता इसमें बहुत घनिष्ठ दिखाई गई है। इफ़न टोपी का पहला मित्र रहता है, जिसे वो इफ़न कहकर बुलाता था। उसका अपना रखा हुआ नाम था इफ़न। इफ़न को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, पर नामों के चक्कर विचित्र होते हैं। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के 2 नाम हैं। नाम बदल लेने का अंतर देखिए कि कृष्ण को अवतारी पुरुष, मोहम्मद को पैगंबर कहा जाने लगा। दोनों ही पशुपति हैं, गोवर्धन है, ब्रजकुमार है। तो इसी तरीके से कहा जाए तो टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी इस कहानी में अधूरे पात्र रह जाएंगे। यानी ये कहानी तभी पूरी होती है जब टोपी और इफ़न एक दूसरे से मिलकर मित्र के रूप में दिखाई दें। अब इफ़न और टोपी की मित्रता उस समय हुई जब टोपी कक्षा 4 में पढ़ता था, तो दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात प्रगाढ़ मित्रता में बदल गई और मित्रता का असर ये हुआ कि टोपी अक्सर इफ़न के घर जाने लगा, इफ़न की दादी के करीब जाता और उनके करीब जाते जाते
इतना करीब हो गया कि वो उनसे दूर जाने को ही तैयार नहीं था। उसे अपनी दादी से भी अधिक अच्छी इरफान की दादी लगने लगी। इरफान की दादी उसे प्यार से अपने पास बिठाती, उसका हाल चाल पूछती, उसको कहानियाँ सुनाती, जो उसको अपनी दादी से नहीं मिलता था। अब उसका खिंचाव धीरे धीरे इरफान की दादी की ओर बढ़ता गया और इरफान के दादा और परदादा प्रसिद्ध रूप से मौलवी थे और काफिरों के देश में पैदा हुए थे, वहीं मरे, परंतु अपनी वसीयत में अपनी लाश को करबला ले जाने की इच्छा प्रकट कर दी थी कि वहीं रहे वहीं मरे, लेकिन मृत्यु के बाद अपनी लाश को वो करबला भिजवाना चाहते थे। उसी खानदान का पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ जो बड़ा होकर इरफान का पिता रहता है। इरफान के पिता की कोई वसीयत नहीं थी, इसलिए उन्हें हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किया गया। इरफान की परदादी और दादी दोनों ही रोजे नमाज की बिल्कुल पाबंद थी, नियम को मानने वाली थी, परंतु जब बेटे को चेचक निकली तो एक पैर पे खड़ी होकर के दुआ मांगती हैं कि माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। कहने का मतलब मौलवी के घर में होकर सारे रीत रिवाज और प्रथा बिल्कुल अलग होकर भी जब बच्चे को चेचक निकलती है तो हिंदुस्तानी रीत रिवाज को इसलिए मानती हैं कि उनका बहुत समय हिंदुस्तान में ही बीता था, वहाँ के रीत रिवाज और माहौल में पली बढ़ी थी। इरफान की दादी पूरब लखनऊ से थोड़ा पूरब किसी जगह की रहने वाली थी। 9-10 वर्ष की उम्र में ही उनका ब्याह हो गया और ब्याह करके वो लखनऊ आ गई। 9-10 वर्ष के बच्चे को क्या पता चलता है, आजीवन पूरब की ही भाषा वो बोलती थी। बाल मन में जो भाषा उनके हृदय में बैठ गई थी तो जीवन भर वो उसी भाषा को बोलती रहती थी। मायके की भाषा से उनका लगाव कभी खत्म ही नहीं हुआ। उनकी ससुराल लखनऊ में उनकी हृदय की बात को समझने वाला कोई नहीं था। वो गाने बजाने की शौकीन, परंतु उनका ब्याह जो था मौलवी के घर में हो गया था और मौलवी के घर में होते हुए वो गाना बजाना चाहते हुए भी नहीं कर सकती थी। मौलवी के घर ये सारी चीजें संभव नहीं थी। लेकिन जब इरफान की छठी आई तो उन्होंने जी भर के गाया बजाया, शौक पूरा किया। इरफान की दादी जमींदार की बेटी थी, दूध दही में नहाई धोई थी, खाई पी थी जी भर, परंतु लखनऊ में आसामियों के घर से आने वाले दही के लिए तरस गई थी। जब वो कभी मायके जाने का उन्हें मौका मिलता तो वो जी भर के दूध दही खाती। टोपी हमेशा से ही दादी के साथ साथ रहता था। एक पल के लिए भी वो दादी का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। जब कभी वो घर पहुंचता तो भी उसे लगता कि काश उसे दादी के पास ही रहना पड़ता। अंतिम समय में दादी को अपना घर याद आया। मिट्टी की बनी कच्ची हवेली और दशहरी आम का बीजू पेड़ यानी जिससे फल निकलते हैं, बीज बोया जाता है, जो बूढ़ा हो चला था। और भी बहुत छोटी मोटी बातें थी जो उन्हें आखिरी वक्त में याद आ रही थी। इरफान को अपने परिवार के लोगों, अब्बू, अम्मी, बाजी, छोटी बहन नुजहत से भी बहुत प्यार था, परंतु उसको इरफान को भी अपनी दादी से कुछ ज्यादा प्यार था। अम्मी और बाजी तो कभी कभी इरफान को मार भी देती थी,
कुछ गलत हो जाने पर, कहने पर अब्बू अपना हुक्म सुना देते थे। नुज़हत यानी छोटी बहन कॉपियों को चीर फाड़, परेशान कर, चित्र बना, खेलती कूदती, परेशान करती। दादी उसे रात में तरह तरह की कहानियां सुनाती। जब बिस्तर पर जाता तो दादी की गोद में जाकर कहानियां सुनता। एक मुल्क में एक बादशाह रहा, ऐसे कह कह के वो अपनी कहानी शुरू करती थी। टोपी को इतनी आदत पड़ चुकी थी दादी की कहानियों की, इरफान को भी इतनी आदत पड़ चुकी थी दादी की कहानियों की कि कभी भी अगर दादी कहानी न सुनाती तो उसे चैन नहीं पड़ता था। अब टोपी और इरफान दोनों को ही दादी की पूर्वी बोली जो थी वो बहुत अच्छी लगती थी। टोपी जब भी इरफान के घर जाता तो उसे सिर्फ दादी याद आती और वो दादी के पास ही भाग कर जाके बैठता। इरफान की अम्मी और बाजी उसकी बोली का मजाक उड़ाती, पर बात बढ़ने पर दादी उनकी बीच बचाव कर देती। यानी कि इरफान की अम्मी और बाजी जब कभी उसे चिढ़ाती या किसी तरह परेशान करती, छेड़ती, तो दादी उसकी तरफदारी करती, उसका बचाव करती और हर समय उसके साथ खड़ी रहती। टोपी को दादी की पूर्वी बोली का हर शब्द गुड़ की डली की तरह लगता था। जैसे लगता था वह शब्द उनके मुंह में मिठास घोल दे रहा है, मीठा लग रहा है। उनमें, उनकी भाषा में जो मिठास टोपी को लगती थी वह उसे भूल ही नहीं सकता। और इरफान के घर जाते जाते टोपी की बोल चाल, रहन सभी में उस घर का राव रंग कुछ हद तक चढ़ने लगा था, जिसके चलते एक बार जब टोपी अपने खाने की मेज पर बैठा रहता है, खाना खा रहा होता है, उसी समय उसके मुंह से अम्मी शब्द निकल जाता है। अब चूंकि इरफान के यहाँ हमेशा अम्मी बाजी सुनता रहता था तो उसके मुंह से भी अम्मी शब्द निकल गया। वे शब्द का निकलना था कि जैसे वो सारे के सारे खाने की टेबल पर ही ठिठक जाते हैं, उनके हाथ रुक जाते हैं। वे एक तरह से आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि टोपी ने ये शब्द कहाँ से सीखा। बहुत सवाल पूछे जाते हैं टोपी से। टोपी की दादी, उसकी माँ सब बरस पड़ती हैं उसके ऊपर कि तूने ये शब्द सीखा कहाँ से। जैसे टोपी के पिता को ये बात पता चलती है, टोपी के पिता यानी भृगु नारायण को, कि टोपी की मित्रता कलेक्टर के बेटे इरफान से हो गई है, तो वो थोड़े खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि चलो कुछ अच्छा ही है, अब तो कपड़े और शक्कर का परमिट भी आसानी से मिल सकता है। और इरफान से मित्रता के बदले में टोपी को बात बात पर घर में खूब पिटाई मिलती थी, पिटाई की जाती थी। पिटने के बाद भी टोपी इरफान को छोड़ नहीं सकता था। ये होता है बालमन कि जिससे हृदय मिला, जिससे प्रेम पाया, जिसके साथ उठा बैठा अपने हृदय की बात कर सका, वो घर पर कितना भी मार खाने के बाद भी वह इरफान को छोड़ नहीं पाता है। न तो उसके घर जाना छोड़ता है, न वो इरफान से बोलना छोड़ता है, और तो और वो दादी के पास बैठकर कहानियां ही सुनता था। उसे इरफान हर तरह से प्रिय था। और टोपी जब अपने घर में पिटते तो उनके जो बड़े भाई रहते हैं मुन्नी बाबू, वो टोपी को की और ज़्यादा शिकायतें लगा लगा कर उसे पिटवाने का काम करते। मुन्नी बाबू आए दिन कह देते थे कभी कभी
कि अरे हम तो इसको कबाबों खाते देखा रहा, कि ये कबाब भी खाया। घर वाले जितना ही घृणा करते थे टोपी से, उतना ही मुन्नी बाबू उसे चढ़ाकर उसे डटवाते पिटवाते। अब सच्चाई यह थी कि एक बार मुन्नी बाबू को टोपी ने देख लिया था कबाब खाते हुए, और टोपी को रिश्वत के रूप में एक कन्नी दे दी थी कि तुम ये पैसे लो और हमारी शिकायत घर पर मत करना। टोपी को वैसे भी शिकायत की आदत नहीं थी, तो उसने ये बात इरफान के अलावा और किसी को बताई नहीं थी। लेकिन आज टोपी को बहुत खराब लगता है कि वो मुन्नी बाबू जिसकी बात को वो टोपी छिपा ले गया, आज वही मुन्नी बाबू बड़े होने के नाते उसे पिटवाए हैं और साथ में अपनी गलती को टोपी के सर पर थोप देते हैं। तो इस तरह से टोपी का जो चरित्र है यहाँ पर वो बहुत यादगार चरित्र है। एक बच्चे के स्वाभाविक गुण जो होते हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं टोपी के माध्यम से, या टोपी इरफान जैसे मित्र को पाकर कितना प्रसन्न होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन टोपी की मित्रता तो न, टोपी की मित्रता बहुत दिन इरफान और टोपी की मित्रता में इरफान की मित्रता टोपी के लिए बहुत कीमती थी, मगर बहुत दिन नहीं चल पाई और न दादी के का साथ चल पाया। अब एक दिन अचानक इरफान को घर जाना पड़ा, पता चला कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है। अब इरफान की दादी की मृत्यु की बात सुनते ही टोपी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है, निकल जाते हैं उसके आंसू निकल के, और एक कोने में बैठकर वो खूब रोता है। जब उसे नहीं रहा जाता तब वो शाम को इरफान के घर पहुंचता है। अब उसकी निगाहें पूरे बड़े घर में सिर्फ दादी को ढूंढती हैं। दादी के बिना उसका वो घर जो था उसे बिल्कुल काट खाने को दौड़ रहा था, बिल्कुल सन्नाटा लग रहा था, सूना दिखाई पड़ रहा था, जैसे पूरा घर खाली हो। यद्यपि दादी के कहने के बाद भी उनके हाथ से कोई चीज नहीं खाई थी, परंतु प्रेम ये सारी बातें नहीं जानता। प्रेम में न उम्र आड़े आता है, न जाति बिरादरी संप्रदाय आड़े आता है। अब दादी 72 साल की, इरफान और टोपी 8 साल के, लेकिन दोनों एक दूसरे का अकेलापन मिटा देते हैं। दादी के पास पहुंचकर टोपी अपना सारा खालीपन भूल जाता था। उनके पास रहना, उठना बैठना, कहानियां सुनना, क्योंकि उसको अपनी दादी से तो ये सब चीजें मिली ही नहीं थी कि उसका खिंचाव अपनी दादी की ओर आता। जिस चीज की उसको भूख थी, जिस चीज की उसको ललक थी, वो उसे इरफान की दादी में मिली। तो उसके लिए वही सबसे बड़ी बात थी। उम्र की बात किनारे रख दी गई, चाहे इरफान की दादी 72 साल की हो और वो एक छोटा 8 साल का बच्चा। तो दादी और टोपी में बहुत प्रेम रहता है। तो दादी की मृत्यु भी टोपी को बहुत खलती है। उसने इरफान को जब दादी की मृत्यु के बाद समझाता है, सांत्वना देता है और यहाँ तक कहता है कि काश तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। उसके कहने का मतलब था कि तुम्हारी दादी को अभी रहना चाहिए था, हमारी दादी की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर हमारी दादी मर गई होती तो ज़्यादा अच्छा था। दोनों मित्र एक दूसरे का दुख बांटते हैं, चुपचाप रहते हैं और रोते रहते हैं।
दादी का गम भुलाने के लिए दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। और कुछ ही दिनों की बात है, दादी की मृत्यु के कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसा दिन आता है जिस दिन अचानक टोपी को ये सुनने को मिलता है कि इरफान के पिता का तबादला हो गया। 10 अक्टूबर सन 45 का वो दिन, जिस दिन टोपी को पता चलता है कि इरफान के पिता का तबादला हो गया है, वो चले जाएंगे, इरफान का उसका साथ छूट जाएगा और इरफान चला जाता है अपने पिता के साथ। टोपी बिल्कुल अकेला हो जाता है। टोपी को समझ में नहीं आता है कि वो अपना समय कैसे व्यतीत करे। बिना इरफान के उसका सूनापन दूर करने वाला कोई नहीं था। अपने घर में तो वो प्रेम का भूखा था, मगर उसे प्रेम मिलता नहीं था। उसने कसम खा ली कि आज के बाद वो किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती करेगा ही नहीं जिसके पिता नौकरी करते हों, जिसके पिता का तबादला होता हो, बदली होती हो, ट्रांसफ़र होता हो। इसी तारीख को इरफान के पिता जो थे वो बदली उनकी हो गई थी, वो चले गए थे मुरादाबाद और उनकी जगह एक नए कलेक्टर आ गए। उनके बच्चों से टोपी की दोस्ती हो नहीं पाई। टोपी चाहता तो था, मगर इरफान का जो प्रेम था वो उसके हृदय से निकला तो था नहीं। बंगले में आने जाने की आदत उसकी पड़ चुकी थी, कभी दादी से मिलने, कभी इरफान से मिलने। एक दिन उसका मन नहीं माना तो वो कलेक्टर के बंगले की तरफ घूम जाता है, चला जाता है, सोचता है कि चलो देखूं, शायद ये बच्चे भी बच्चे हों तो मेरी उनकी दोस्ती हो जाए। तो टोपी के साथ कलेक्टर के बच्चों ने झगड़ा ही नहीं किया, बल्कि उसका कुत्ता भी छोड़ दिया, जिसके कारण उसे 7 सुइयां लगी। 7 सुइयां उसे लगवानी पड़ी और उसने कसम खाई कि अब वो कभी भी किसी कलेक्टर के बेटों से दोस्ती नहीं करेगा। कोई बच्चे उसके साथ प्रेम से बोलते नहीं थे, उसे नीचा दिखाते थे, अंग्रेजी बोल करके उन्हें परेशान करते थे। चपरासी तो उन्हें पहचानता था, टोपी को पहचानता था, लेकिन कलेक्टर के बंगले में घुसने की हिम्मत उसकी नहीं थी कि वो कलेक्टर के बंगले में घुस जाए। घर में बूढ़ी नौकरानी एकमात्र सीता थी। जब कभी टोपी को बहुत डांट पड़ती, दुख दर्द उसका समझने वाली एकमात्र बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जिसकी गोद में जाकर कभी कभी टोपी को इरफान की दादी याद आने लगती थी और उसे ये लगता था कि इरफान की जो दादी हैं, एकमात्र उसका जो स्वरूप है वो नौकरानी सीता में ही देखने को मिलता है। टोपी हमेशा उसके पल्लू में चला जाता। जब कभी उसे डांट मिलती, जब कभी उसे छोटे बड़े मिलकर डांटते मारते, दादी से फटकार मिलती, माँ से तिरस्कार मिलता, पिता से भी प्रेम नहीं मिलता था। पिता अपने चुनाव के माहौल में व्यस्त रहते। एक बार टोपी को मुन्नी बाबू के लिए कोट बनवाया गया, तो टोपी को मुन्नी बाबू के लिए बनवाया गया जो कोट था पहनने को दिया गया। अब टोपी ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। उसे ये लगा कि मुन्नी बाबू का ये टोपी कोट है, वो क्यों पहने, वो क्यों किसी का उतारा हुआ पहने।
तो उसे लगता है कि उतारा हुआ कोट टोपी को ही क्यों मिलता है। और दूसरी नौकरानी जो केतकी थी, उसके पास एक छोटा बच्चा था। तो टोपी को जब मुन्नी बाबू का कोट मिलता है तो उसने चिड़चिड़ाहट में आकर के, परेशान होकर के वो क्या करता है कि कोट को उतार करके केतकी के बेटे को दे देता है। अब इसकी शिकायत दादी ने टोपी की मां से कर दी कि देखा, अगर मुन्नी बाबू का कोट मिला तो टोपी ने क्या किया, उसे उठा के केतकी के बेटे को दे दिया। अब मां उखड़ जाती। मां क्या करती कि इसी बात पर उसकी खूब पिटाई करती। अब टोपी को जितना कष्ट अपने परिवार में होता था, उसके दुख दर्द को समझने वाला उसके घर में कोई नहीं था। उसे अपनेपन का थोड़ा सा एहसास अगर कहीं मिलता तो नौकरानी सीता के पास। तो टोपी अपनेपन का भूखा, उसका बालमन अपनी दादी से तिरस्कार, अपनी माँ से झटकार, सब तरफ से दुखी होकर वो नौकरानी सीता के पल्लू में ही चैन की सांस लेता। टोपी को घर के सारे बड़े छोटे जो जब पाता था डांट लगाता था। एक बार टोपी को मुन्नी बाबू के लिए बनवाया गया कोट पहनने को दिया गया, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो टोपी ने उस कोट को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। उसे हमेशा ये लगता था कि किस तरह से उसे ही क्यों तिरस्कार मिलता है। मुन्नी बाबू को प्रेम मिलता था, छोटे भाई को प्रेम मिलता था, घर में माँ दादी सब उसी को डांटती। उसकी शिकायत आए दिन दादी माँ से करती। माँ उसे जी भर पीटती और सीता समझा देती कि जिद नहीं करते हैं बाबू, अब तुम 10वीं में पहुंच गए हो। 10वीं में टोपी पहुंच तो गया था, लेकिन उसके लिए 10वीं पास करने में 3 साल का समय लग गया। अब इन 3 साल का जो समय था, उसमें परिवार से उसे तिरस्कार लगातार मिला। जब वो पहली साल 10वीं में आया तो घर वाले उससे इतने काम लेते, इतने काम कराते कि नौकर की तरह आए दिन किसी भी काम की ज़रूरत होती तो उसके लिए टोपी को ही उठाया जाता, टोपी को ही बुलाया जाता। आए दिन काम करते करते कभी वो ढंग से पढ़ नहीं पाता था। वो पढ़ नहीं पाता था, लेकिन दोष लगाया जाता था कि टोपी पढ़कर पास नहीं होता और घर वाले उसे पढ़ने नहीं देते थे। जब दूसरी साल आया तो बीमार पड़ गया, उसे टाइफाइड हो गया और वो फेल हो गया। 2 साल का समय पढ़ाई की उम्र में बहुत कीमती होता है, मगर वो हर तरह से उसे नुकसान उठाना पड़ा, वो फेल हो गया। अब टोपी तीसरी साल उसी कक्षा में जब बैठना शुरू करता है तो अध्यापकों द्वारा भी उसे तिरस्कार ही मिलता है। तो टोपी को प्रेम अपने इस उम्र तक, 10वीं की उम्र तक प्रायः उसे प्रेम कहीं मिला ही नहीं। उसे प्रेम पूरे अपने 10वीं तक के समय में या तो इरफान जैसे मित्र से मिला या इरफान की दादी जैसी माँ से मिला। अध्यापक उसे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे, किसी बात पर उसे झिड़क देते। साथी जो थे उसके
मजाक बनाते, उसका मजाक उड़ाते और आए दिन कक्षा में उसका मजाक शुरू हो जाता। इस साल तो उसने ठान ही लिया था कि कुछ भी हो जाए पर वो 10वीं पास करके ही दिखाएगा। पढ़ने के में एक बहुत बड़ी बाधा उनके यहाँ और थी कि चुनाव का माहौल। पिता भृगुनारायण नीले तेल वाले चुनाव में खड़े थे और आए दिन वहाँ घर में हो हल्ला रहता था, शोर शराबा रहता था। घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था, वातावरण नहीं बन रहा था। फिर भी किसी तरह टोपी ने बड़े परिश्रम के साथ तृतीय श्रेणी थर्ड डिवीजन, तृतीय यानी थर्ड डिवीजन में 10वीं की परीक्षा पास कर ली। अब इस कहानी में, टोपी शुक्ला कहानी में, राही मासूम रजा ने एक बच्चे के जीवन का बहुत सुंदर चित्रण किया है। उन्हें लगा कि बच्चे का जो जीवन होता है वो जाति, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, सामाजिक हैसियत, इन सब से परे होता है। अपनेपन के अभाव में वह 24 घंटे साथ रहने वाले लोगों को भी अपना नहीं मान पाता है और उसका बाल मन, निश्चल मन अपने पन की तलाश में, इरफान जैसे दोस्त की तलाश में हमेशा भटकता रहता है। तो कथाकार ने एक टोपी नामक पात्र के माध्यम से ये पूरी कहानी को इतने सुंदर ढंग से चित्रित किया है कि जिसे देखकर ये लगता है कि बच्चे के मन में प्रेम का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है। मानवीय प्रेम रिश्तों की बुनियाद है, ये पाठ में दिखाया गया है और इसी को इस कहानी का मुख्य तत्व माना जा सकता है। टोपी के घर में उसकी दादी, उसके माता पिता के अलावा बड़ा भाई, छोटा भाई सब थे, मगर उसे प्रेम ना अपने बड़े भाई से मिला, न छोटे से, न माँ से, न पिता से, न दादी से, बल्कि उसके घर में नौकरानी सीता जो रहती है उससे उसे प्रेम मिलता है। उसे लगता है कि वास्तव में वही उसको समझती है। तो प्रेम के अभाव में वह अपने घर वालों से भी रिश्ता नहीं बना पाता। अब उसे जहाँ प्रेम मिलता वहाँ नए रिश्ते उसके बन जाते। टोपी का परिवार और टोपी का अपने परिवार के सदस्यों से तो खून का रिश्ता रहता है, पर प्रेम का नहीं है। जहाँ खून का रिश्ता नहीं है वहाँ प्रेम का रिश्ता है। नए रिश्ते का अंकुरण हो जाता है। तो निस्संदेह ये बात सच है कि प्रेम जो है वो मानवीय रिश्तों की बुनियाद है, जिसके बल पर मनुष्य का जो जीवन है वो प्रेम के आधार पे चलता है। एक बहुत नन्हे से पात्र पर आधारित ये टोपी शुक्ला कहानी
पूरे बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई है। एक मनोवैज्ञानिक तत्व प्रकट करती है कि एक बच्चा वास्तव में किस तरह के माहौल में अपने आप को, कैसा वातावरण से रुचता है, कैसे वातावरण में वो रह सकता है, किस तरह से उसका जो अपना समय है, जिनसे उन्हें प्रेम मिलता है, जिनके साथ वो रहना चाहता है, वो उसे चाहते नहीं। उसकी माँ, उसकी दादी, उसके पिता, तो वो जाति बिरादरी कहाँ से देखेगा? उसे तो एक फन जैसे दोस्त की तलाश हमेशा ही रहती थी। तो इस कहानी में कुछ ऐसे ही तत्वों को कथाकार राही मासूम रज़ा ने उठाया है, जिससे एक बच्चे के जीवन में क्या क्या तत्व, क्या क्या महत्व रखता है, क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, ये सारी कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप इसको बार बार पढ़िए। यद्यपि आप ये कहानी पढ़ चुके हैं, ये पुनरावृत्ति सेशन था, इसीलिए मैंने कहानी को बिल्कुल संक्षिप्त सारांश की तरह आपको बताया है। और आपकी पाठ्यपुस्तक संचयन में ये कहानी बहुत बड़ी है। आप पढ़िए तो आपको पूर्वी बोली, दादी के मुख से जो पूर्वी बोली सुनाई पड़ती है, वो जब सुनेंगे तो उसमें एक अलग मिठास दिखेगी। जिस मिठास का कायल हो गया था टोपी, तो आप उसको पंक्ति, एक एक पंक्ति को पढ़िए तो आपको उसकी रुचि आएगी और कहानी भी अच्छी लगेगी। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।